जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एस के झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक आई है उसमें आज हम भौतिक विज्ञान में अध्याय 1, 2 और 3 को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इन तीनों चैप्टरों में जो भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होती है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए 10⁻⁻6 मीटर के। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। अगला सवाल है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा की। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी दूरी की। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी ओम। अगला सवाल है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाट। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला सवाल है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। अगला सवाल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई डैश है? तो ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन डी ओम मीटर। ओम मीटर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो ऑप्शन बी बल और उत्क्षेप बल की। बल और उत्क्षेप बल की। अगला सवाल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन डी त्वरण की। अगला सवाल है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है? डैश की एसआई इकाई न्यूटन है? ऑप्शन बी वजन और बल की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो ऑप्शन डी केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है, जबकि त्वरण है, दूरी है और वेग है। अगला सवाल है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर होती है ऑप्शन ए 1.01 गुणे 10⁻5 पास्कल। 1.01 गुणे 10⁻5 पास्कल। अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी जूल। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। डॉप्सन जो है ये ध्वनि की इकाई है। डॉप्सन किसकी इकाई है? तो ध्वनि की। अगला सवाल है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। अगला सवाल है, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की
इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी अश्व शक्ति। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। अगला सवाल है, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो ऑप्शन सी लक्स मीटर का, लक्स मीटर का। अगला सवाल है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक है क्या? तो न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऑप्शन सी कार्य की। आगे है सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। भौतिक राशि और उनकी मात्रक दिए गए हैं। त्वरण, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। कार्य, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। और आवेग की इकाई क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए रेडियन। अगला सवाल है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन डी 3.26 प्रकाश वर्ष के, 3.26 प्रकाश वर्ष के। 1 नैनोमीटर बराबर होती है, 1 नैनोमीटर बराबर होती है। ऑप्शन डी 1/10⁻9 मीटर के, 1/10⁻9 मीटर के। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होती है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर के, 10⁻12 मीटर के। 1 जूल बराबर होती है, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 जूल बराबर होती है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई होती है किसकी? तो ऑप्शन बी दाब की इकाई है पास्कल। कैंडिला मात्रक होता है, कैंडिला किसका मात्रक होता है? ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है किसकी? तो ऑप्शन ए दूरी की, पारसेक इकाई होती है तो दूरी की। अब हम चैप्टर 2 में जो भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। तो पहला सवाल है, अदिश राशि के उदाहरण हैं। अदिश राशि के उदाहरण कौन से आपको बताना है? तो ऑप्शन सी तापमान जो है ये एक अदिश राशि है, जबकि बल, त्वरण और संवेग ये सभी सदिश हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां जो है ये सदिश हैं? तो ऑप्शन सी वेग, त्वरण, बल। ऑप्शन नंबर सी वेग, त्वरण, बल ये सभी जो हैं ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, सदिश राशि के उदाहरण कौन से हैं? सदिश राशि के उदाहरण जो है ये कौन है? तो ऑप्शन ए बल आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। अगला सवाल है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 2। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 2। अगला सवाल है, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होती है। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होती है। तो ऑप्शन सी ए या फिर बी सदिश या अदिश होगी। अगला सवाल है, अदिश गुना अदिश इक्वल टू होगा। अदिश गुना अदिश गुना इक्वल टू होगा ऑप्शन बी अदिश। जब अदिश और अदिश को मल्टीपल किया जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी अदिश ही होगा। समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 2 बल के लिए। समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 2 बल के लिए। चैप्टर 3 गति और वेग। चैप्टर 3 का नाम है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी वेग कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब
ऑप्शन सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों जो है वो नियत हो। अगला सवाल है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? चाल, दूरी और समय का सही संबंध जो है ये क्या है? ऑप्शन बी, एस बराबर डी बाई टी। एस बराबर डी बाई टी। अगला सवाल है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में क्या हो? तो शून्य त्वरण हो। अगला सवाल है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन जो है वो समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का वेग समरूप है। जब पिंड का वेग जो है वो समरूप है। अगला सवाल है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग का। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो गिरने के समय के वर्ग का। 5 केजी की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो ऑप्शन ए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 केजी की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। अगला सवाल है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए, असमान गति का। एक भीड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है तो असमान गति का। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की नियत वेग से चल रही है। वस्तु नियत वेग से चल रही है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है कौन? ऑप्शन बी, बी सी। अगला सवाल है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो ऑप्शन डी, स्थिति। गति का दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है तो ऑप्शन सी, वेग। अगला सवाल है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, वेग के रूप में। अगला सवाल है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय इक्वल टू होगा तो त्वरण। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय इक्वल टू होगा त्वरण। अगला सवाल है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो ऑप्शन सी, शून्य होगा। अगला सवाल है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी, दूरी और विस्थापन का। अगला सवाल है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है ऑप्शन बी, विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो ऑप्शन बी, शून्य। अगला सवाल है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। अगला सवाल है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है ऑप्शन बी, वेग।
यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए असमान गति में। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है, असमान गति में। अगला सवाल है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन डी टी पर पावर 3/2 के। अगला सवाल है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए वेग में। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो ऑप्शन डी वेग जो है ये वेक्टर मात्रा है। अगला सवाल है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो वेग। अगला सवाल है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेग समय ग्राफ। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी आई है, वेग समय ग्राफ। अगला सवाल है, शून्य त्वरण का अर्थ डैश है। शून्य त्वरण का अर्थ डैश है। तो ऑप्शन ए वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का अर्थ डैश है तो वस्तु का वेग जो है वो स्थिर होता है। अगला सवाल है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग जो है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल है, गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? ऑप्शन डी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। अगला सवाल है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए दूरी जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगला सवाल है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन डी अनंत। अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। तो ऑप्शन सी बदलते हुए त्वरण से। अगला सवाल है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी क्या? तो ताक्षणिक चाल। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी ताक्षणिक चाल। एक अगला सवाल है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरण की गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो ऑप्शन भी बराबर यू प्लस ए टी। भी बराबर यू प्लस ए टी। अगला सवाल है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा तो -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा जो है दोनों नियत हो। एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? ऑप्शन डी चाल अचर और वेग चर हो जाते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अगला सवाल है, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर धनात्मक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तेज़ी से ब्रेक लगाने चाहिए
और तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। अगला सवाल है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का तुरंत समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन जो है वो समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का तुरंत समरूप हो। अगला सवाल है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग का। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग का। अगला सवाल है, मोटर गाड़ियों ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि क्या पता चलता है? तो ऑप्शन सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित ग्राफ जो है ये क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए, एक समान त्वरण। अगला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगी? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगी? तो ऑप्शन सी, समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है क्या? तो ऑप्शन बी, d²s/dt²। अगला सवाल है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी, इसका त्वरण शून्य है। इसका त्वरण जो है वो शून्य है। अगला सवाल है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। ऑप्शन डी, शून्य। अगला सवाल है, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है, तो ऑप्शन ए, ऋणात्मक। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा। तो एक समान त्वरण। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। अगला सवाल है, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय के वेग में परिवर्तन की माप है। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो ऑप्शन सी, त्वरण। अगला सवाल है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो ऑप्शन सी, पश्चिम दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, तो ऑप्शन ए, एक समान गति होती है। अगला सवाल है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो ऑप्शन बी, बिल्कुल समान। जब निर्वात से कोई चीज़ गिराई जाएगी तो वस्तु पर वो एक ही समय पहुंचेगी। अगला सवाल है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है क्या? तो ऑप्शन ए, सरल रेखा में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 5 बजे शाम में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।